So, bachcho, in today's class, we are going to start with a new chapter. The name of the chapter is liberalization, privatization and globalization. First of all, बच्चों, we need to understand कि क्यों हमें इस चीज़ की जरूरत पड़ी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड क्यों बेटा हमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की जरूरत पड़ी थी. सी हमने अपना इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे बेटा हमने स्टार्ट किए थे, जिसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत अच्छी सक्सेस रहा था. अगर मैं ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करता हूँ तो बेटा इट वाज अ गुड सक्सेस, जिससे जो हमारी प्रोडक्शन है, स्पेशली जो फूड ग्रेन की प्रोडक्शन है बेटा, वो भी हमारी रेज हुई थी. बट बाकी के जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर थे वहाँ पे बेटा कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुई थी. इसका रीज़न क्या था बेटा? जो हमारी पॉलिसीज थी. आपने देखा था जब हमने ट्रेडिंग की बात की बेटा, तो जो भी फॉरेन कंट्री से बेटा गुड्स हम इंपोर्ट करते थे, उन पर क्या कर दिया गया था? उनका हाई टैक्स लगा दिया गया था. वहाँ पे कोटा सिस्टम बना दिया गया था. हाई टैक्स लगा दिया गया था और बेटा कोटा सिस्टम बना दिया गया था, राइट. एट द सेम टाइम बेटा, सॉरी, तो बेटा इससे क्या हो रहा था कि हमारा जो इंटरनेशनल जो फॉरेन कंट्रीज थी बेटा, हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड था बेटा, वो अब हमारा खत्म हो गया था. हम फॉरेन कंट्री के साथ बेटा कोई ट्रेड कर ही नहीं पा रहे थे. ना हमारी गुड्स बेटा एक्सपोर्ट हो रही थी, ना बेटा फॉरेन की जो गुड्स है बेटा वो इम्पोर्ट हो रही थी. तो हमारी जो इकोनॉमी है बेटा, बेसिकली वो एक क्लोज इकोनॉमी बन के रह गई थी. हमारी जो इकोनॉमी है बेटा, बेसिकली वो एक क्लोज इकोनॉमी बन के रह गई. एज ए रिजल्ट ऑफ इच बेटा, इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो हमारी, मैंने आपको ये भी बताया था प्रीवियस लेक्चर में, कि जो हमारी डोमेस्टिक गुड्स थी बेटा, उनकी क्वालिटी भी बेटा क्या होती जा रही थी? डाउन, क्योंकि कोई कंपटीशन ही नहीं था. कहीं ना कहीं जो हमारी गवर्नमेंट थी बेटा, वो ओवर प्रोटेक्टिव हो गई थी डोमेस्टिक गुड्स को. कहीं ना कहीं जो हमारी गवर्नमेंट थी बेटा, वो क्या हो गई थी? वो ओवर प्रोटेक्टिव हो गई थी. उस ओवर प्रोटेक्टिव होने की वजह से बेटा, उस ओवर प्रोटेक्टिव होने की वजह से क्या हुआ था कि जो हमारी डोमेस्टिक गुड्स थी बेटा, उसकी क्वालिटीज भी क्या होती जा रही थी? डाउन होती जा रही थी. जो हमारी डोमेस्टिक गुड्स थी बेटा, उसकी क्वालिटी क्या होती जा रही थी? डाउन होती जा रही थी. तो बेटा हमारा जो बिजनेस था, जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था, वो ग्रो कर ही नहीं पा रहा था. और हालात ये आ गए थे, मैंने आपको, हमने ये भी प्रीवियस क्लास में लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो भी हमारे पब्लिक सेक्टर था, उसमें काफ़ी सारे, बहुत से पब्लिक सेक्टर हमारे ऐसे थे बेटा जो ह्यूज लॉस बियर कर रहे थे, राइट. लेकिन फिर भी बेटा हमारा जो पब्लिक सेक्टर है वो रन कर रहा, जो हमारे गवर्नमेंट थी बेटा उन कंपनीज को रन कर रही थी. आइडियली तो बेटा क्या होना चाहिए कि अगर आपका ग्रोथ आपको नहीं मिल पा रही है, अगर आपको ग्रोथ अच्छी नहीं मिल पा रही है, पब्लिक सेक्टर को क्या करना चाहिए था कि इन कंपनीज को हैंड ओवर कर देना चाहिए था प्राइवेट सेक्टर को, जो उन्होंने नहीं किया. तो गवर्नमेंट का बेटा अच्छा, गवर्नमेंट हमारी जो थी, पब्लिक सेक्टर जो था, क्योंकि उस टाइम में जो सारा कंट्रोल था वो गवर्नमेंट के हाथ में. तो इससे क्या हुआ बेटा, ओवरऑल पिक्चर क्या बन गई थी कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी इकोनॉमी है बेटा, वो बहुत ज्यादा लॉस में चली गई. इट सफर्स अ हैवी लॉस. इट सफर्स अ हैवी लॉस. एंड बिकॉज ऑफ दैट हैवी लॉस, उसकी वजह से क्या हुआ था बेटा, जो हमारी इकोनॉमी है वो बिल्कुल ही क्या हो गई थी, जैसे होता है ना कर्जे में डूब जाना, बहुत ज्यादा बेटा डेट के अंडर आ गई थी. फिर जब हमारी जो गवर्नमेंट है बेटा, उन्होंने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास जाके बेटा जब लोन की बात की, जो आईएमएफ और बेटा गवर्नमेंट के पास, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास जाके जब लोन की डिमांड की, तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने बेटा जो जो भी बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल पर जो इंस्टीट्यूशन थे, जो बेटा लोन प्रोवाइड करते थे, इन्होंने लोन देने से मना कर दिया. और लोन देने से मना करने का रीजन क्या था? इन्होंने ये इनका ये मानना था, इन्होंने ये हमारी गवर्नमेंट से ये कहा, भाई आपका, आपकी क्लोज इकोनॉमी है, तो फॉरेन ट्रेड तो आपका है नहीं, ना आपके पास फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज होता है, तो आप किस तरह से लोन को रीपे करोगे? आपकी कंट्री की हालत तो वैसे ही खस्ता हो चुकी है. तो हम पैसा, तो हम आपको लोन दे तो किस भी आप पे दे. ऑन द बेसिस ऑफ दिस बेटा, फाइनली फिर हमारी गवर्नमेंट को समझ में आया कि जो हमारी बिजनेस की स्ट्रेटेजी है, दिस इज नॉट द राइट स्ट्रेटेजी, वी हैव टू चेंज अवर स्ट्रेटेजी.
और जो स्ट्रैटेजी बेटा वो चेंज की गई, उस स्ट्रैटेजी को कहा गया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन से बेटा एक वर्ड निकल के आता है लिबरल। लिबरल का मतलब होता है बेटा टू फ्री, कि फ्री कर दो। लिबरल का मतलब क्या होता है बेटा? फ्री, कि फ्री कर दो। फ्री का मतलब क्या होता है? प्रश्न आई थिंक तो बेटा लिबरलाइजेशन का मतलब होता है, लिबरलाइजेशन से एक वर्ड आता है लिबरल। लिबरल का मतलब होता है टू फ्री। फ्री का मतलब क्या था बेटा? आपने देखा था, हमने चैप्टर 2 में स्टडी किया था कि उस टाइम पे बेटा एक लाइसेंसिंग सिस्टम हुआ करता था। कैसा सिस्टम होता था बेटा? लाइसेंसिंग सिस्टम। उसमें क्या होता था बेटा कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर को अगर अपनी कंपनी को जैसे मैं अगर कोई भी इंडस्ट्री अगर मैं ओपन अप करना चाहता हूँ तो आई नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। परमिशन का मतलब मुझे गवर्नमेंट से एक लाइसेंस इशू करवाना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट लाइसेंस इशू करेगी तो मैं अपनी फैक्ट्री को, अपने बिजनेस को रन कर सकता हूँ। नहीं करेगी इशू बेटा तो मैं अपने बिजनेस को रन नहीं कर सकता। एट द सेम टाइम बेटा अगर मुझे अपनी प्रोडक्शन को रेस करना है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, जैसे कि बेटा जो मेरी प्रोडक्शन है, मुझे जो भी चीज़ मैं प्रोड्यूस करता हूँ मुझे परमिशन दी गई है कि मैं 1000 यूनिट्स की प्रोडक्शन मैं कर सकता हूँ। इफ आई हैव टू इंक्रीज द कैपेसिटी, अगर बेटा मुझे कैपेसिटी को रेस करना है, अगर मुझे इस कैपेसिटी को बढ़ाना है, अगेन मुझे लाइसेंस रिन्यू करवाना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें थी बेटा जिसकी वजह से लोग अपने बिजनेस प्रॉपर वे में नहीं कर पा रहे थे। तो बेटा लिबरल कर दिया गया, कुछ सेक्टर्स को छोड़ दिया जाए। कुछ सेक्टर्स का मतलब जैसे कि जो आपकी जो मिलिट्री डिफेंस की जो गुड्स होती है बेटा, या फिर न्यूक्लियर एनर्जी, जो न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी का जो आपका जो इंडस्ट्री है, या रेलवे जिसपे बेटा गवर्नमेंट की मोनोपोली है आज भी, इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी के जो सेक्टर है मोस्टली जो है अगर आप उन बिजनेस बाकी के सेक्टर्स में या बाकी के इंडस्ट्रीज को अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। तो बेटा आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, आप स्टार्ट अपना कर सकते हो, राइट। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या था बेटा? कि ऐसे बहुत सारी जो सेक्टर्स थे जहाँ पे गवर्नमेंट जो है बेटा, जहाँ पे जो गवर्नमेंट है बेटा वो बहुत ज़्यादा ह्यूज लॉस बियर कर रही थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा? उनको कन्वर्ट कर दिया, उन सभी सेक्टर्स, उन सभी इंडस्ट्रीज को बेटा गवर्नमेंट ने हैंड ओवर कर दिया था प्राइवेट सेक्टर। उन सभी इंडस्ट्रीज को बेटा गवर्नमेंट ने हैंड ओवर कर दिया था किसको? प्राइवेट सेक्टर। और उस हैंड ओवर करने की वजह से बेटा क्या हुआ था? इसी को बेटा नाम दिया गया प्राइवेटाइजेशन की। काफी सारे, जैसे मैंने कहा था टेली कम्युनिकेशन, बहुत सारे ऐसे सेक्टर थे जो गवर्नमेंट अगर प्राइवेटाइज कर देती तो वो बहुत ज्यादा डेवलप हो जाते। तो 1991, क्योंकि बेटा ये जो कंसेप्ट आया था 1991 से आया था, टेली कम्युनिकेशन और बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट थे बेटा जो गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर्स को हैंड ओवर कर दिए थे। इसको कहा गया बेटा प्राइवेटाइजेशन। थर्ड आता है बेटा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि बेटा जो आपका अब हमारा जो बिजनेस था बेटा, जो हमारा जो हमारी इकोनॉमी है बेटा क्लोज से वो इसमें कन्वर्ट हो गई थी ओपन इकोनॉमी। अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही बेटा होना हमने स्टार्ट कर दिया, जिससे क्या हुआ कि बाहर की जो कंपनी है बेटा उन्होंने हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करना शुरू किया। जो फॉरेन गुड्स है बेटा वो हमारी मार्केट में आना शुरू हुई, जिससे हमारी जो डोमेस्टिक गुड्स का स्टैंडर्ड है बेटा वो भी रेज हुआ था। डोमेस्टिक गुड्स का स्टैंडर्ड क्यों रेज हुआ था बेटा? उसका रेज होने का रीजन क्या था? क्योंकि जब आप एक कंपटीशन देखते हो, भाई एक आपकी गुड ए है जो आपकी डोमेस्टिक गुड है, एक बी है जो बेटा फॉरेन गुड है, फॉरेन गुड की क्वालिटी भी हाई है, तो लोग इसको अप्रोच कर रहे हैं, तो आपके माइंड में क्या आएगा कि आई हैव टू रेज द क्वालिटी ऑफ माई गुड। जब तक मैं अपनी गुड्स की क्वालिटी को रेज नहीं करूंगा तब तक मैं मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाऊंगा। तो एक बेटा पॉजिटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो गया था डोमेस्टिक मार्केट, राइट। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये आता है कि क्यों हमें एलपीजी में जाना पड़ा, क्यों हमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की जरूरत पड़ी। सी इसको बेटा हमने कुछ डिफरेंट पॉइंट्स में इसको डिस्कस करेंगे। एग्जामिनिंग ऑल द सिचुएशन इन द ईयर 1991,
Following could be the reason for such adverse situation. Following could be the reason for such adverse situation. फर्स्ट कहता है बेटा अनेबल टू पे डेट। भाई हमारे हालात ये हो गए थे बेटा कि हम लोग अपने डेट भी पे नहीं कर पा रहे थे। In 1991, India was trapped in economic crisis in a way that the Indian government was not in a situation to repay the borrowing taken from the abroad. मीन्स बेटा जो हमने अब्रॉड से बेटा जो डेट लिया हुआ था, हालात ये आ गए थे कि हम उस डेट को भी बेटा रिपे करने की नौबत नहीं थी हमारी कंडीशन ऐसी होगी थी, डेट तो छोड़ो बेटा, जो डेट पे इंटरेस्ट आता था वो भी रिपे नहीं कर सकते थे हम, ऐसे हालात हमारे आ गए थे। सेकंड है बेटा रीजन क्यों हमें एलपीजी में जाना पड़ा, बिकॉज फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व था बेटा हमारा धीरे धीरे क्या होता जा रहा था, वो खत्म होता जा रहा था। भाई इंपोर्ट आप करनी रहे हो, एक्सपोर्ट आपका वैसे ही नहीं हो रहा है बेटा। सिचुएशन was worse when the import bills of India were higher than the available foreign exchange reserve. इनके अगर कोई चीज बेटा बाहर से आ भी रही थी तो उनका जो बिल था बेटा, भाई फॉरेन करेंसी से कोई चीज आती है तो बेटा जो आपको जो पेमेंट होती है वो फॉरेन रिजर्व में करोगे ना। अगर मैं यूएसए से कोई चीज दे रहा हूँ तो बेटा उनकी करेंसी में उनको पे करूंगा। पे करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए बेटा, डॉलर्स होने चाहिए। The situation was worse when the import bills of India were higher than the available foreign exchange reserves, which resulted in the dropping of the foreign exchange reserves to the level that were not even sufficient for a fortnight. Right? Fortnight का मतलब क्या होता है बेटा, पीरियड ऑफ 2 वीक। इसलिए बेटा जो भी हमारे पास रिजर्व था और जो हमारे बिल्स थे तो बेटा 2 वीक्स तक को 2 वीक अब यू कैन से दैट which resulted in dropping of the foreign exchange reserves to a level that were not sufficient for a fortnight। में 2 हफ्ते का भी काम हमारा नहीं चल सकता था, ऐसी नौबत आ गई। हम ऐसे कगार पर आके खड़े हो गए थे कि जो भी पैसा बचा हुआ था उससे हम 2 वीक्स का सर्वाइवल भी पॉसिबल नहीं था। फोर्टनाइट का मतलब होता है बेटा पीरियड ऑफ 2 वीक। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बेटा, गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक होल्ड लिक्विड एसेट, गोल्ड, फॉरेन करेंसी और अदर प्रिस्क्राइब्ड एसेट लाइक स्पेशल ड्राइंग राइट। बेटा ये सारी चीजें मैं आपको बीओपी चैप्टर में बता चुका हूँ। गोल्ड का रिजर्व जितना होगा बेटा आपके पास उतनी आपकी करेंसी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। फॉरेन करेंसी का भी बेटा हमने कंसेप्ट स्टडी किया था कि उसके बाद बेटा जो कंसेप्ट आया था कि जो यूनिवर्सल करेंसी है बेटा वो डॉलर, तो जितना किसी भी कंट्री के पास डॉलर का रिजर्व होगा बेटा उतना ही उसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व स्ट्रॉन्ग रहेगा, उसकी करेंसी भी बेटा उतनी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स बेटा, स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो बेटा एक फैमिली है जिसमें मदर है और बेटा इनके 2 बेटे हैं, से और फादर बेटा ऑलरेडी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो चुकी है। तो सारा का जरा बेटा जो फैमिली का जो बर्डन है वो इन बच्चों के ऊपर है। ये काम करते हैं तो इनकी मम्मी ने क्या कहा बेटा, वन डे देयर मदर सेड कि बेटा जो भी आप कमाते हो उसका एक पर्टिकुलर पोर्शन आप मेरे पास रिजर्व में रखवा दिया करो, तो दैट इन केस कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आपका बिजनेस या जो भी आप काम करते हो वो प्रॉपरली रन नहीं करता है तो मैं इस रिजर्व को यूज करके अपने घर को प्रॉपर वे में चला सकूँ। तो इस सेम बेटा यही सिचुएशन होती है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। स्पेशल ड्राइंग राइट्स में क्या होता है बेटा, स्पेशल ड्राइंग राइट्स में क्या होता है कि जो आईएमएफ होता है वो बाकी कंट्रियों को क्या कहता है कि भाई आप अपना जो रिजर्व है वो आप हमारे पास रखवाओ, आप अपना जो एसेट्स है इन फॉर्म ऑफ रिजर्व, प्रिस्क्राइब्ड एसेट्स, यानी कि आप अपनी करेंसी को बेटा, करेंसी आपको बताई जाएगी। जैसे आईएमएफ मान लो जो जो भी बेटा पूरे वर्ल्ड की जो बेस्ट करेंसी यूनिट होती हैं, जैसे कि आपका पौंड हो गया, डॉलर हो गया, यूरो हो गया, येन हो गया, इसकी फॉर्म में बेटा रिजर्व रखा जाता है। जैसे मान लो अगर अब मैं अपनी करेंसी देता हूँ और डॉलर की फॉर्म में अगर उसको रखा जाता है तो अगर मैंने 100 रुपीज़ दिए हैं तो बेटा अगर इसकी वैल्यू $1 के इक्वल है तो वहाँ पे जो ये रिजर्व जाएगा हमारी कंट्री का वो जाएगा $1 कि $1 का रिजर्व हमने आईएमएफ के पास रखवाया हुआ है।
इससे क्या होता है बेटा, कभी भी अगर हमारी कंट्री में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है, तो आईएमएफ के पास जो हमने रिजर्व रखवाया होगा, आईएमएफ उस रिजर्व से हमारी हेल्प करेगा, लिक्विडिटी को मेंटेन करेगा। इसको कहते हैं बेटा स्पेशल ड्राइंग राइट, स्पेशल ड्राइंग राइट। So you can see that beta government or central bank hold liquid assets, gold, foreign exchange और special drawing rate. These are mainly used for. इवन बेटा जो हमारे जो हमारे रिजर्व थे ना, उनका मतलब नौबत यहाँ तक आ गई थी कि हमें अपना रिजर्व भी यूज करना पड़ा। रिजर्व जो रखा जाता है बेटा वो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए रखा जाता है। अगर आपको रिजर्व या अपनी सेविंग को भी बेटा निकालना पड़े तो आप देख सकते हो कि हालात कहाँ तक आ चुकी है। ये जो रिजर्व में बेटा पैसा रखा गया था, सारी चीजें जो ड्राइंग राइट्स वगैरह सब हमें यूज करने पड़े थे, किस चीज के लिए? फॉर इम्पोर्टिंग पेट्रोल एंड अदर नेसेसरी आइटम, फॉर मीटिंग इमरजेंसी रिक्वायरमेंट, टू मेंटेन द कॉन्फिडेंस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। राइट, ये सारे बेटा हालात आ गए थे। देन बेटा और हमें क्या, हमें अपनी जो करेंसी थी बेटा उसको डिवैल्यू भी करना पड़ता। देखो दो चीजें होती है बेटा, एक होता है डिवैल्यूएशन, एक होता है बेटा डेप्रिसिएशन। एक होता है बेटा डिवैल्यूएशन और एक क्या होता है डेप्रिसिएशन। दोनों में फर्क क्या होता है बेटा? दोनों में फर्क ये होता है कि डेप्रिसिएशन तो बेटा मार्केट, जो मार्केट के कंडीशन होते हैं उसकी वजह से आपकी करेंसी का रेट जो होता है वो डाउन हो जाता है। आपकी इकोनॉमी डाउन हो, जैसे आज के टाइम में बेटा बिकॉज ऑफ द कोविड-19 सिचुएशन जो हमारी जीडीपी है बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है, इसकी वजह से जो हमारी करेंसी है बेटा ऑटोमेटिकली वो डेप्रिशिएट हो रही है। बट डिवैल्यूएशन क्या होता है बेटा? डिवैल्यूएशन में कोई भी जो गवर्नमेंट होती है वो अपनी करेंसी को या अपने, आप ऐसे समझो जो अपने पैसे की औकात होती है बेटा उसको खुद ही कम कर देती है, ताकि लोग आपकी कंट्री में आके इन्वेस्ट करें, आपका बिजनेस चल सके। ताकि लोग जो है बेटा आपकी कंट्री में आके क्या करें? इन्वेस्ट करें, आपका बिजनेस जो है बेटा प्रॉपर वे में क्या हो सके, रन कर सके। You can see that when the government or the central authority deliberately decrease the value of currency with the purpose to increase export and discourage import, it is known as devaluation of currency. इसी को क्या कहा जाता है बेटा? डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। जब पर्पसली गवर्नमेंट बेटा अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए और इंपोर्ट को कम करने के लिए, when the government or central authority deliberately decrease the value of currency with the purpose to increase export. एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा भाई? पहले मान लो $1 इक्वल टू 10 रुपीज था बेटा, अब मान लो $1 इज इक्वल टू 20 रुपीज हो गया, तो अब फॉरनर बेटा $1 में हमारी 20 रुपीज की गुड्स खरीद सकते हैं। जो गुड्स पहले $1 की बेटा $1 देके 10 रुपीज की वो खरीदते थे, अब वही सेम गुड बेटा $1 देके वो 20 रुपीज की खरीद सकते, तो बेटा उनको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो फॉरनर्स क्या करेंगे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? वो इसका फायदा उठाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा बेटा हमारी कंट्री में आएंगे, एक तो टूरिज्म बढ़ता है, आपकी कंट्री में आके घूमने फिरने के लिए आता है, उनको पता करेंसी जो डाउन हो चुकी है, उनको फायदा हो रहा है। दूसरा बेटा वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी गुड्स को क्या करते हैं? परचेज करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स परचेज करने की वजह से बेटा हमारी गुड्स का क्या होता है? एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। राइट बच्चों? अब इंपोर्ट क्यों डिस्करेज हो जाता है बेटा? सिंपल सा रीजन है। इंपोर्ट डिस्करेज होने का रीजन क्या होता है बेटा? इंपोर्ट डिस्करेज होने का रीजन ये होता है कि हमारे लिए गुड्स अब महंगी हो गई है। पहले बेटा हम 10 रुपीज दे के $1 की गुड्स परचेज कर सकते थे, अब हमें 20 रुपीज दे के $1 की गुड्स हम परचेज करेंगे, तो हमारे लिए तो बेटा महंगा हो गया, तो इंपोर्ट अपने आप ही बेटा कम हो जाएगा। नहीं, क्योंकि हमारी गुड्स फॉरनर्स के लिए सस्ती होगी तो बेटा हमारी गुड्स का क्या होना शुरू हो जाता है? एक्सपोर्ट। तो ये रीजन था बेटा कि हमें डिवैल्यू करना पड़ा अपनी करेंसी को, क्योंकि हमारे हालात ऐसे हो गए थे कि कोई भी हमारे जो गुड्स है बेटा वो एक्सपोर्ट नहीं हो रही। तो लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिवैल्यूएशन करने के बाद भी बेटा, अब डिवैल्यूएशन करने से क्या हुआ बेटा? द लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रिजल्टेड इन शार्प डिवैल्यूएशन। इससे क्या हुआ बेटा? हमारी करेंसी बहुत ही ज्यादा डाउन हो गई।
विच मेड इम्पोर्ट मोर एक्सपेंसिव। तो बेटा इम्पोर्ट करना तो बहुत मुश्किल हो गया, एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा सस्ते हो गए। तो इससे क्या हुआ बेटा, हम बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में आ गए। भाई बाहर से गुड्स आप ले नहीं सकते क्योंकि बहुत महंगी हो गई हैं, आपकी कंट्री में ऑलरेडी प्रोडक्शन इतनी खास हो नहीं रही है। इट विल राइज टू व्हाट, इन्फ्लेशन। दिस इज आवर नेक्स्ट पॉइंट। तो इससे क्या हुआ बेटा, इन्फ्लेशन की सिचुएशन आना शुरू हो गई। The crises were more critical as the prices of essential foods rise, causing a situation of inflation. और बेटा नेक्स्ट रीजन क्या था, हमें एलपीजी को क्यों अप्रोच करना पड़ा, इन एफिशिएंसी पब्लिक सेक्टर। तो सारा का सारा कंट्रोल बेटा एक तो गवर्नमेंट सेक्टर ने, पब्लिक सेक्टर ने अपने हाथ में रखा हुआ था, और ये खुद भी बेटा डेवलप नहीं हो पा रहे थे। भाई एक तो ये होता है ना कि सारा कंट्रोल मैंने अपने हाथ में रखा हो, फिर मैं कुछ करके भी दिखाऊं। पब्लिक सेक्टर जो बेटा मेन है, सभी के सभी लोग उस टाइम पे किसको देख रहे थे, पब्लिक सेक्टर को। ऑल आर लुकिंग अप टू द गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर बेयरिंग ह्यूज लॉसेस। द पब्लिक सेक्टर प्रोडक्टिविटी एंड रिवेन्यू जनरेटिंग फिगर्स वर मिजरेबली लो। बहुत ज्यादा क्या हो गई थी बेटा, लो हो गई थी, रिजल्टिंग इन द शॉर्टेज ऑफ रिवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट है बेटा डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको पता है बेटा, एक तरफ सरप्लस होता है, एक तरफ डेफिसिट होता है। ड्यू टू द इंक्रीज इन पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट, बेटा जो भी चीजें आपकी आ रही थी, भाई आपकी कंट्री में प्रोडक्शन बेटा डे बाय डे क्या होती जा रही थी, कम होती जा रही थी। तो आपको क्या करना पड़ रहा था बेटा, अभी भी काफी सारी चीजों को हमें इम्पोर्ट करना पड़ता था, जिनके भी यहाँ पे हमें बेटा पेमेंट करनी पड़ती थी। अब क्योंकि हमने अपनी करेंसी को बेटा डीवैल्यू कर दिया था, तो वो चीजें हमारे लिए और महंगी हो गई थी, यानी कि और ज्यादा बेटा आउटफ्लो हो रहा था। द इम्पोर्ट एक्सीडेड द रिवेन्यूज अराइजिंग फ्रॉम एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट बेटा इतना खास हो नहीं रहा था, क्योंकि हमारी गुड्स की इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं थी, कोई हमारे कोई ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ऊपर इन्वेस्ट करे। तो एक्सपोर्ट बेटा ऑलरेडी कम था, इंपोर्ट आपका वैसे ही महंगा हो गया था, क्योंकि आपने अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर दिया। तो इससे क्या हो गया बेटा, डिसबैलेंस आ गया। तो देयर इज अ सिचुएशन ऑफ डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, एंड ऑल दिस एक्सेलरेटेड द इकोनॉमिक क्राइसिस। इसकी वजह से क्या हो गया बेटा, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। नेक्स्ट है बेटा आपका फेलियर ऑफ गवर्नमेंट वर्किंग। जो हमारी गवर्नमेंट थी बेटा, वो टोटली फेलियर हो गई थी। क्यों फेलियर हो गई थी, अभी ऊपर आपने सारे पॉइंट देख लिए। डेट बेटा हमारा बढ़ गया था, करेंसी हमारी डिवैल्यू हो गई थी, एक्सपोर्ट हमारा नहीं हो रहा था, इंपोर्ट हमारा और ज़्यादा कॉस्टली हो गया था, बीओपी हमारा बेटा डिसबैलेंस हो गया था, यानी कि डेफिसिट में चला गया था। इट मीन्स व्हाट, दिस ऑल पॉइंट लीड्स टू फेलियर ऑफ गवर्नमेंट वर्किंग। द गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू जनरेट सफिशिएंट फंड। गवर्नमेंट बेटा सफिशिएंट फंड जनरेट ही नहीं कर पा रही। किससे, टैक्सेशन से। लोग टैक्स ही नहीं दे रहे थे बेटा। कुछ काम होगा, ग्रोथ होगी, तभी तो आप टैक्स दोगे। अगर बेटा ग्रोथ ही नहीं होगी तो टैक्स आप कहाँ से पे करोगे। अगर ग्रोथ ही नहीं होगी बेटा, तो टैक्स को कैसे पे करोगे आप, राइट। एंड इवन पब्लिक सेक्टर वर ऑल्सो फॉलिंग इन जनरेटिंग रिवेन्यू। पब्लिक सेक्टर भी बेटा फेल कर गया था, वो भी रिवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहा था। तो गवर्नमेंट बेटा क्या कर रहा था, फिर गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा, स्टार्टेड टू स्पेंडिंग ऑन एरिया लाइक डिफेंस। वही डिफेंस को भी स्ट्रॉन्ग करना था, क्योंकि आप बेटा अब सिर्फ चाइना से थोड़ा ना आपको डील करना। चाइना था बेटा एक तरफ, पाकिस्तान एक तरफ, बांग्लादेश। तो आपको डिफेंस में भी बेटा, अब डिफेंस में आप स्पेंड तो कर रहे हो, पर डिफेंस से इमीडिएट रिटर्न तो आने का मतलब ही नहीं बनता। तो यहाँ भी बेटा गवर्नमेंट फेल हो गई थी। ऐसा इन्वेस्ट हो भी रहा है तो उसे रिटर्न कुछ नहीं आ रहा है। Our foreign exchange borrowed from other countries and financial institution was spent on meeting consumption needs. ये बेटा आपको याद होगा, हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था बीओपी में, फिजिकल डेफिसिट। इसलिए कहा था कि पहले हमें मैक्रो स्टडी करनी चाहिए, देन हमें इंडियन इकोनॉमिक स्टडी करनी चाहिए। फिजिकल डेफिसिट क्या था बेटा, कि जो भी गवर्नमेंट बोरोइंग्स कर रही है, उस पैसे में से कितना पैसा बेटा गवर्नमेंट प्रोडक्टिव पर्पज के लिए यूज कर रही है। और अगर आप यहाँ पे देखो बेटा, तो प्रोडक्टिव पर्पज पे तो कुछ यूज ही नहीं हो रहा है। आप पैसा बोरो भी किस लिए करोगे, किसी जो पहले की आपकी बोरोइंग्स है उनको पे करने के लिए। यानी कि जो मेरी कंजम्पशन है बेटा, मैं उनको पे करने के लिए बोरो कर रहा हूँ, प्रोडक्शन पर्पज के लिए बोरो नहीं कर रहा हूँ।
भाई मैं आपसे अगर कुछ पैसे मांगता हूँ और मैं आपको दिखाऊं कि भाई ये जो पैसा है मैं आपको वो मैं कहीं इन्वेस्ट करूंगा और इन्वेस्ट से जो पैसा आएगा उससे मैं आपका पैसा रिटर्न करूंगा, आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा उससे। लेकिन मैं अगर आपको ये कह रहा हूँ भाई आप मुझे पैसा दो, मुझे अपने खर्चे पूरे करने हैं, तो क्या है आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा? आपको आपको यही लगेगा ना कि पैसा ये देगा कैसे। यही हमारे हालात थे बेटा। तो नौबत यहाँ तक आ गई थी बेटा कि जो हमारे उस टाइम पे जो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी 1991 में, चंद्रशेखर गवर्नमेंट, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे बेटा मिस्टर चंद्रशेखर थे। 1991 में बेटा हमारा बजट ही पास नहीं हुआ था। अब देख लो क्या हालात है। वो बजट अगर बेटा किसी कंट्री का जब पार्लियामेंट से पास होता है, अगर वो नहीं होता तो उसकी जो क्रेडिट रेटिंग होती है ना वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। क्रेडिट रेटिंग का मतलब कोई भी कंट्री फिर आपको, या कोई भी जो इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं बेटा, फिर वो पीछे हटते हैं, वो आपको लोन नहीं देना चाहते। यू कैन सी दैट even ruling government of that time Chandrasekhar government was not able to pass the budget of 1991, which dropped the credit ratings of India, leading to the inability of Indian government to take even short loan from the international financial institutions. Right? Keeping countries gold as security. The bad credit rating of Indian government led the government to keep the country's gold as security to avoid defaulting on payment. नौबत ऐसी आ गई थी बेटा कि हमारी क्रेडिट रेटिंग बहुत ज्यादा बेकार हो गई थी। तो जो भी बेटा हमारा गोल्ड था वो हमें एज ए सिक्योरिटी रखवाना पड़ा। हाँ, अगर सिक्योरिटी का मतलब कि आपकी रेपुटेशन ही हमारी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। तो अगर हमें लोन लेना था तो बेटा हमें सिक्योरिटी पे ऐसा होता है ना कि अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी है तो यू डोंट नीड टू कीप एनीथिंग एज इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। लेकिन क्योंकि हमारी क्रेडिट रेटिंग इतनी डाउन हो गई थी तो गवर्नमेंट को बेटा जो गोल्ड था रिजर्व गवर्नमेंट का वो रखवाना पड़ा था कुछ पैसा लोन पे और लेने के लिए। राइट? आप देख सकते हो क्यों हमें एलपीजी पे जाना पड़ा कि हालात ऐसे आ गए थे कि बिल्कुल ही एक एंड पॉइंट पर जाके हम खड़े हो गए थे। तो कहा था इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस 1991, क्या एक क्राइसिस आया था हमारी कंट्री में। अब बात करते हैं बेटा फिर क्या स्टेप उठाए गए थे। फेसिंग मिजरेबल कंडीशन एंड वर्सनिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, इस हालात को देखते हुए इंडिया अप्रोच द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको बेटा आईबीआरडी उस टाइम पे कहा जाता था, जो आज की डेट में क्या है बेटा आपका वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक का बेटा पहले क्या नाम था? आईबीआरडी। आईबीआरडी का मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। एमसीक्यू के लिए बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट। पॉपुलरली नोन एज वर्ल्ड बैंक, पॉपुलरली नोन एज वर्ल्ड बैंक एंड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये बेटा दो ऐसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, फाइनेंशियल आप कह सकते हो कि जो जैसे ये बैंक है आपका और ये बेटा आपका ये भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है बेटा कि जो सभी वर्ल्ड में बाकी कंट्रीज को बेटा लोन प्रोवाइड करता है। हालात ऐसे बड़ी मुश्किल से बेटा रो पीट के हमें यहाँ से 7 बिलियन का हमें लोन मिला था ताकि हम अपने क्राइसिस को मैनेज कर सकें। आप ये सोचते हो कि हाथ जोड़ जोड़ के हमें बड़ी मुश्किल से इन्होंने लोन दिया। तो क्राइसिस, और इस क्राइसिस की वजह से बेटा इंडियन इकोनॉमी में सबसे पहले क्या हुआ बेटा? लिबरलाइजेशन। और लिबरलाइजेशन का मतलब क्या? फ्रीडम किस किस चीज में थी बेटा? फ्रीडम किस किस, लिबरलाइजेशन का मतलब है फ्रीडम। जो भी बेटा प्राइवेट सेक्टर पर रिस्ट्रिक्शन थी बेटा उसको हटा दिया गया। तो ये तो हो गया बेटा आपका लिबरलाइजेशन। गवर्नमेंट की बेटा जो प्राइवेट सेक्टर में जो इंटरफेरेंस थी, भाई आप इतना बिजनेस कर सकते हो, आप आपको लाइसेंस की जरूरत है, ये वो सारी चीजें हटा दी गई। इसको कहते हैं बेटा प्राइवेटाइजेशन, कि जिसको बिजनेस करना है वो अपना कर सकता है। और हमारी कंट्री बेटा किसी भी कंट्री के साथ आप अपना बिजनेस कर सकती थी। इसको कहते हैं बेटा ग्लोबलाइजेशन, हम वर्ल्ड लेवल पर हम अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस क्राइसिस, अगर ये क्राइसिस नहीं आया तो बेटा शायद हम ये स्टेप ना उठाते। वी हैव टू इंट्रोड्यूस एलपीजी, और इसके बाद बेटा पूरी पिक्चर ही हमारी चेंज होगी। कैसे होगी तो अभी आप स्टडी करो। क्या क्या स्टेप उठाए गए थे बेटा वो स्टडी करते हैं। ये आपकी नॉलेज के लिए बेटा, जो उस टाइम पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह बेटा, वो इस पॉलिसी को लेके आए थे। अब बेटा बात आती है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को करने से पहले सबसे पहले आपको हमें समझना है कि स्टेबलाइजेशन मेजर्स क्या होते हैं और बेटा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्या होते हैं।
स्टेबलाइजेशन मेजर्स क्या होते हैं बेटा, आप यहाँ से समझो इन सिंपल वर्ड्स, these measures intended to maintain sufficient foreign exchange reserve। ऐसे स्टेप स्टेबलाइजेशन मेजर का मतलब बेटा ऐसे मेजर, ऐसे स्टेप जिनके थ्रू हम क्या कोशिश करते हैं कि हम अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मेंटेन कर सके, एक अच्छा खासा हमारे पास रिजर्व आ जाए, राइट। और इससे क्या होगा बेटा, जो भी हमारी एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइस जो बढ़ गए हैं फिर हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, दे विल बैक टू द नॉमिनल प्राइसेस। तो स्टेबलाइजेशन मेजर में दीज आर द शॉर्ट टर्म मेजर, फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर द शॉर्ट टर्म मेजर विच आर इंट्रोड्यूस टू इम्प्रूव द बैलेंस ऑफ पेमेंट। इनको बेटा बीओपी, बीओपी मैंने कहा था डेफिसिट ज्यादा हो गया था, सरप्लस क्या हो गया था बेटा, कम, that has been resulted in deficit and thereby improving the inflationary situation in India। अब बात करते हैं बेटा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा बेटा, ये शॉर्ट टर्म मेजर्स होते हैं और ये जो होते हैं बेटा ये लॉन्ग टर्म मेजर्स होते हैं। इनका स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स है, स्ट्रक्चर जो रिफॉर्म्स होते हैं, जो पॉलिसीज होते हैं बेटा, इनके पीछे हमारा मकसद क्या होता है इनको लाने का, टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोनॉमी, कि हम अपनी इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी को बेटा इम्प्रूव कर सकें। क्रिएटिंग अ कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट, हमें कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट बेटा क्रिएट कर सके फ्रॉम द फॉरेन बाय रिमूविंग ऑल द रिस्ट्रिक्शन इन वेरियस सेक्टर। बट हमने यही किया था, जितने भी हमारे सेक्टर्स थे सभी में हमने इंस्ट्रक्शन को इम्पोज कर दिया था, कोई भी कंट्री हमारे साथ बेटा बिजनेस कर सकती थी, हम किसी को भी एक्सपोर्ट कर सकते थे किसी से। ये माना जाता है बेटा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में जो टैक्स था ना बेटा, उनको उनको नियरली 90% रेड्यूस कर दिया गया ताकि हम इजीली इम्पोर्ट कर सके और एक्सपोर्ट कर सकें। तो ये जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स थे बेटा वो कहाँ कहाँ पर आप दीज वर इनिशिएटेड इन द फील्ड ऑफ ट्रेड, इंडस्ट्री एंड द पब्लिक सेक्टर। और ये रिफॉर्म्स क्या थे बेटा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, राइट। और बेटा मैं मेन क्वेश्चन पर आता हूँ और आपको सुन के भी आप थोड़ा हो सकते सरप्राइज हो जाओ कि ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पर जो क्वेश्चन है बेटा ये आपका 6 मार्क्स तक का एग्जाम में आता है। जरूरी है बेटा अगर 6 नंबर का क्वेश्चन हम 3 पेज भरने हैं आपको, सिर्फ आपको 6 पॉइंट लिख के आने हैं एंड यू विल हैव 6 मार्क्स। क्या थी बेटा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, एग्रीइंग विद द कंडीशन ऑफ द इंटरनेशनल एजेंसीज। इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ एग्री करने का मतलब है उन्होंने हमें बताया भाई आपकी इकोनॉमी क्लोज है, आप ऐसे सरवाइव नहीं कर पाओगे, यू नीड टू बी ओपन इकोनॉमी। जब तक आप ओपन इकोनॉमी की तरफ नहीं जाओगे आप लोग डेवलप कर ही नहीं सकते, आपको ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाना होगा, यू नीड टू बी लिबरल, यू नीड टू बी प्राइवेटाइज। तो हमारी गवर्नमेंट ने बेटा इस चीज़ के साथ एक एग्रीमेंट किया, वो इस चीज़ से सहमत हुए। Agreeing with the condition of the international agencies, Indian government introduced the new economic policy। कब इंट्रोड्यूस हुई थी बेटा, 1 मार्च में आ सकता है, जुलाई 1991। It presented a blend of macroeconomic stabilization and structural adjustment। और ये पॉलिसीज क्या थी बेटा कि प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है मार्केट में उसको इंक्रीज किया जाए, जो कंपटीशन है मार्केट में बेटा उसको रेज किया जाए। वो कैसे रेज होगा, जब बाहर की फॉरेन गुड्स बेटा आपकी कंट्री में आएंगी, आपकी मार्केट में आएगी, डोमेस्टिक मार्केट में अपना भी बेटा कंपटीशन रेज होगा। इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स परचेज इन द मार्केट, बेटा फॉरेन गुड्स जब आपके साथ compete करेगी ऑटोमेटिकली यू हैव टू रेज द क्वालिटी ऑफ योर डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अदरवाइज योर गुड्स वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव इन द मार्केट, राइट। मेकिंग द इकोनॉमी मोर मार्केट एंड सर्विस ओरिएंटेड, यानी कि बेटा जो भी अब गुड्स का प्राइस है वो सेल्स और जो मार्केट फोर्सेस होते हैं ना आपके सप्लाई और डिमांड, ये डिसाइड करे, ये डिसाइड करे। लिबरलाइजिंग द ग्रोथ ऑफ फर्म्स बाय रिमूविंग द रिस्ट्रिक्शन, बेटा जो भी लाइसेंसिंग सिस्टम था उसको रिमूव कर दिया गया था कुछ सेक्टर को छोड़ के, जो आज भी मैंने आपको बताया था कि जो डिफेंस गुड्स है आपका, या न्यूक्लियर जो आपका एनर्जी का जो सेक्टर है आपका, या रेलवे का है, बाकी सभी सेक्टर को बेटा लिबरल कर दिया जाए, बाकी सेक्टर में जाके अपना बिजनेस इजली स्टार्ट कर सकते हो, आपको कोई लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं। एंड फ्रीइंग द ट्रेड अमंग द अदर नेशन, कोई भी कंट्री है हमारी कंट्री के साथ बेटा इंपोर्ट कर सकता है, हम किसी भी कंट्री को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे स्टेप उठाए गए थे बेटा इस क्राइसिस को, इकोनॉमिक क्राइसिस जो 1991 में आए थे उसको खत्म करने के लिए, राइट। तो बेटा अब हम बात करते हैं लिबरलाइजेशन, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लिबरलाइजेशन।
लिबरलाइजेशन क्या था बेटा, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो भी हमारा उस टाइम पे बेटा लाइसेंसिंग सिस्टम था, उसको हमने क्या किया था बेटा, रिमूव कर दिया। जो भी हमारा लाइसेंसिंग सिस्टम था बेटा, उसको हमने क्या कर दिया था, रिमूव। आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडियन गवर्नमेंट टेंड टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर with the restrictive private sector and adopting the policy of protection of domestic firms and imposing high tariffs and quotas, thereby preventing the foreign competition. इंडिपेंडेंस के बाद बेटा हमारी गवर्नमेंट ने यही स्ट्रेटेजी तो की थी कि जो डोमेस्टिक गुड्स है बेटा उसको प्रोटेक्ट किया जाए। इंपोर्ट पर बेटा उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी, बहुत ज़्यादा हाई टैक्स लगा दिया था, कोटास बना दिए थे। लिबरलाइजेशन होने से पहले ये बैकग्राउंड की हम बात कर रहे हैं कि लिबरलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी। बट द पॉलिसीज एक्सेप्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस एडवर्सली अफेक्टेड, तो बेटा ये सब जो पॉलिसीज बनाई गई थी ना, इससे हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा एडवर्सली अफेक्टेड हो गई, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया था 1991 में। एज पर द कंडीशन ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, इंडियन गवर्नमेंट अडॉप्टेड था। फिर बेटा वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने कहा कि अगर आपको लोन चाहिए ठीक है हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सर्वाइव आप तभी कर पाओगे जब आप लिबरलाइजेशन की तरफ जाओगे। यू नीड टू बी लिबरल, आपको फ्रीडम रखनी होगी। और इससे हमारी गवर्नमेंट ने एग्री भी किया था। उस कंडीशन पर ही बेटा हमें लोन भी मिला था, जो 7 बिलियन की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, राइट। अब बेटा बात करते हैं डेफिनेशन की। एज पर, ये आपको नहीं लिखना है बेटा, ये जब भी कोई बुक में कोई कोटेशन किसी बुक से ली जाती है तो कॉपीराइट का इशू आ जाता है, इसलिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहाँ से वो लिया गया ये लिखा जाता है। डेफिनेशन की बात है तो आपके लिए यहाँ से स्टार्ट होता है कि लिबरलाइजेशन रेफर्स टू अ प्रोग्राम ऑफ चेंजेस इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग टूवर्ड्स अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट का मतलब यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। दिस नॉर्मली इंक्लूड द रिडक्शन ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल ऑन बोथ इंटरनल एंड इंटरनेशनल बिजनेस। ना डोमेस्टिकली आपके ऊपर कोई कंट्रोल है ना इंटरनेशनल, आपको जिसके साथ बिजनेस करना है, जिस कंट्री के साथ करना आप कर सकते हो। एंड ए शिफ्ट टूवर्ड्स रिप्लाइंग ऑन द प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म मैंने अभी बताया था बेटा कि जो भी गुड्स के प्राइस है बेटा, वो मार्केट फोर्सेस में जो डिमांड और सप्लाई है बेटा वो डिसाइड करेगी टू कोऑर्डिनेट द इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। In simple words, liberalization means freeing the economic areas with the restrictive rules being established in the past by the government. Thus removing tariffs, बेटा टैक्स मैंने कहा था बहुत ही कम कर दिया गया था। सब्सिडीज ऑन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद और आउटसाइड द इंडिया। तो गवर्नमेंट जो भी बेटा अपनी तरफ से हमें हेल्प प्रोवाइड कर सकती थी गवर्नमेंट ने की, ताकि जो हमारा बिजनेस है वो एक